बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। नाजरीन, वैसे तो जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको तो पता है कि मैं करंट अफेयर के ऊपर डेली बात करता हूं। मेरा जो वीलॉग होता है वो डेली की करंट अफेयर्स के ऊपर होता है। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि मैं खुद जो है एडी जो है नैब का इंटरव्यू दे चुका हूं, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, अप्रेजल का, और जो है एफआईए के एक दो इंटरव्यूज जो थे वो, उसके अलावा एएसएफ के पेट्रोलिंग ऑफिसर के लिए कुछ इंटरव्यूज थे वो मैंने जो है वो दिए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। और इसके साथ साथ मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, उनसे उनके इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस जो है वो मैंने पूछा है, उसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस किया है। उसके बाद पूरे एक डॉक्यूमेंट सा जो है वो मैंने एक तैयार किया है कि ये इंटरव्यूज किस तरह से होते हैं, इसमें क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि अभी जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इंस्पेक्टर कस्टम के इंटरव्यूज होने जा रहे हैं, जो अप्रेजिंग ऑफिसर है उसके इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। तो बहुत से दोस्तों ने भी कहा, मैंने भी सोचा चलें क्यों ना आज उसके ऊपर एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करा ली जाए, क्योंकि लोगों की हेल्प हो जाए। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, वो लोग जिनके यहाँ पे इंटरव्यूज होने जा रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को कंप्लीट एक दफा सुन लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 50% जो है उनके इंटरव्यू की तैयारी यहीं से हो जाएगी। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू जो पैनल होता है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, वो किन डोमेन में जाके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर किस तरह उस इंटरव्यू की जो तैयारी है वो हमने कहां से जो है वो शुरू करनी है, क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने सामने रखना होता है जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और कौन सी चीजें जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है या उसके जो मेंबर्स होते हैं वो नोट कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के जो है वो इंटरव्यूज किए हैं जिनके इंटरव्यू जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर चुका है। उसके बाद मैंने देखा है कि रिकमेंडेशन जो रेशो है वो किन लोगों की ज्यादा थी। ठीक है, उस बेस के ऊपर मैंने अपनी एक स्टडी की है, एक एनालिसिस किया है, तो वो मैं आप लोगों के सामने आज इस वीडियो के अंदर रखूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जब भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे टेस्ट लेता है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर एएसएफ हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है एएसएफ हो गया, या एडी एफआईए हो गया, इंस्पेक्टर एफआईए हो गया, नैब का हो गया, या कस्टम के अंदर जितने भी इंटरव्यूज होते हैं मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, जो एक जेनेरिक जो टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके बाद आजकल का जो ट्रेंड है उसमें ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद 1:5 से डॉक्यूमेंट कॉल किए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को जो है उसकी स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद एक सीट के अगेंस्ट तकरीबन 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि एक सीट के लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब हमारी कहानी जो है वो यहां से शुरू होती है कि इंटरव्यू जब कॉल आ जाती है तो इंटरव्यू की तैयारी किस तरह की जाए, और इंटरव्यू के अंदर कौन सी जो डोमेन होती हैं वो पूछी जाती हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू का जो पैनल होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके अंदर 3 लोग होते हैं। 2 लोग जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, और एक को बोलते होते हैं डीआर, मतलब डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो 3 लोग मौजूद होंगे पैनल के अंदर। 2 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होंगे, और एक जो होगा उस डिपार्टमेंट से बंदा आएगा जिस डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट हो रही होती है। मतलब अगर एफआईए की पोस्ट है, एडी एफआईए का इंटरव्यू हो रहा है तो एफआईए से कोई बंदा आ जाएगा, उनका डीजी आ जाएगा एचआर का, या अगर नैब का हो रहा है तो नैब का एक बंदा आ जाएगा, उस पैनल के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह कस्टम का होगा तो वहां पे कोई कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो है वो आ सकते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये बात समझ लें कि 3 लोग वहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एंड पे मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस पे सामने रखूंगा कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें क्या चीजें पूछी थी, किस तरह था, वो सारा मैं बता दूंगा। लेकिन अभी एक जर्नल सा मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं। 3 लोग, ये आप माइंड में रख लिया कि 3 लोग वहां पे मौजूद होते हैं। अब 3 लोग जैसे मौजूद होते हैं, उसी तरह जब इंटरव्यू की जो डोमेन होती हैं वो भी 3 होती हैं। मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो 3 डोमेन्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इंटरव्यूज की 3 डोमेन होती हैं। पहली डोमेन जो होती है वो होती है आपके अपने मुताबिक पूछा जाता है, आपके अपने मुताल्लिक पूछा जाता है कि आपकी एजुकेशन के बारे में नंबर 1 पूछा जाएगा,
आपके इलाके के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी पसंद नापसंद आपसे पूछी जाएगी। ये एक डोमेन है। अमूमन जो भी मेंबर चेयर कर रहा होता है वो आपसे ये चीज़ें पूछता है। क्या पूछता है? नंबर 1 आपके इलाके के बारे में। अब आप इलाके के बारे में नाजरीन आपने तैयार करना है अपने इंटरव्यू के अंदर कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट से ए से लेके जी तक आपने सारी चीज़ें तैयार करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताना है कि वहाँ पे जो है मशहूर चीज़ें क्या हैं, मतलब वहाँ पे अगर कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल हैं या सोशल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री के अंदर कोई बड़े वाकयात तो नहीं हुआ आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको पता होने चाहिए। आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील कितनी है, यूनियन काउंसिल्स कितनी हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, या वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई बड़ा जो है आर्मी का जनरल वहाँ पे कोई शहीद हुआ है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसके सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, और वहाँ पे डेवलपमेंट रेशो क्या है, वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पे क्राइम रेशो क्या है। तो आपके इलाके के बारे में सारी चीज़ें ये वाली पूछी जाती हैं। नॉर्मली अगर वहाँ पे कोई बिजली का बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेंगे, मोस्टली इंजीनियर्स से ये पूछ लेते हैं। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं आपने अपने एरिया के बारे में सारा कुछ कवर करना है। फिर आपकी पूछा जाता है आपसे आपकी पसंद और नापसंद के बारे में। फिर ये पूछा जाता है अच्छा आपकी हॉबीज़ क्या हैं। जो भी आप हॉबी बताएंगे तो आपने उसको डिफेंड करना है। मतलब जो भी आपने, फॉर एग्जांपल अगर आपने बताया कि मैं रनिंग करता हूं तो वो रनिंग का पूछ सकते हैं कि हाँ भाई दुनिया में तेज भागने वाला बंदा कौन है, किसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो आपने जो भी अपनी हॉबी बतानी है उसके बारे में सारी डिटेल जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये मस्ट है। कोई भी मतलब आपकी हॉबी है उसकी पूरी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये एक चीज हो गई। बाकी आपने अगर बुक रीडिंग बताई है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, उसका राइटर कौन सा है, उस राइटर के बारे में इवन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो बुक पढ़ी है उसका राइटर कौन है, उस राइटर का बैकग्राउंड क्या है, ये आपने सारा कुछ बताना है। मतलब जो भी हॉबी बताई है उस हॉबी को आपने डिफेंड करना होता है। ठीक है, ये अभी तक मैं पहली डोमेन डिस्कस कर रहा हूं जिसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में तैयार करना है, आपने अपने हॉबीज के बारे में तैयार करना है, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है वो चीजें तैयार करनी है, आपके मेरिट डीमेरिट्स जो हैं, आप मतलब आपकी वीकनेस, आपकी जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने इलाके के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं वो आपके मतलब पेरेंट्स की इनकम के बारे में पूछ सकता है, उनके बिजनेस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं और ये कंफर्म है। उसके बाद आ जाती है कि आपकी स्टडी के बारे में। ठीक है, कि वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपने क्या स्टडी किया है, कब आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और कंप्लीशन के बाद आप क्या करते रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उस जॉब के बारे में आपसे क्वेश्चंस होंगे कि कब स्टार्ट की है, आप जॉब में क्या करते हो, वो जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये एक पूरी एक डोमेन है जो एक बंदा आपसे पूछ सकता है। लाजमी नहीं है कि सारे क्वेश्चन यही पूछें, इनमें से मतलब ये एक डोमेन बताइए। 3 डोमेन्स बताई हैं, एक जो है वो आपसे रिलेटेड है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि आपने कैसे तैयार करनी है। जो दूसरी डोमेन है उसके अंदर आपका जो है वो समझ लें कि फील्ड के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जॉब की हुई है, आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है आपकी एजुकेशन के अंदर से पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उससे इलेक्ट्रिकल की चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन ये बात माइंड पे रखें कि इलेक्ट्रिकल की चीज़ों में मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर कोई किसी का बिजनेस का बैकग्राउंड है, किसी का लॉ का बैकग्राउंड है, तो वो अपनी बैकग्राउंड से मतलब अपनी डिग्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो तैयार करेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डीपली सारा कुछ देखना है। जस्ट आपको मेन आइडिया होना चाहिए, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था वो आपको पता होना चाहिए। मेन जो आइडिया है आपकी फील्ड का जो आपने पढ़ रखा है उसका मेन आइडिया आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड करंट को डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसको डीपली नहीं पढ़ना कि आप सब्जेक्ट वाइज जाके कोई प्रोफेशनल टेस्ट है, ऐसा नहीं है। वो आपसे जर्नल्स ही पूछेंगे। जैसे आप बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपसे वो पूछ सकते हैं अच्छा बताएं पाकिस्तान में जो है वो कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेंगे कहाँ कहाँ पे बड़े पावर प्लांट्स हैं, तो ये पूछ सकते हैं एक इंजीनियर से। या अगर कोई बिजनेस का बैकग्राउंड रखता है तो उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा बताएं कि फॉर एग्जाम्पल जो है ये मैनेजमेंट क्या होती है। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या पूछ सकते हैं अच्छा जीडीपी क्या होती है, ठीक है पाकिस्तान की भी जीडीपी कितनी है, ये इकोनॉमिक्स वालों से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह लॉ का कोई ग्रेजुएट है तो लॉ की बड़ी बड़ी जो टर्म्स हैं वो जो है वो आप लोगों ने तैयार करनी होती हैं। मतलब 2 डोमेन्स हो गए, एक आपने अपने
पर्सन को मतलब कवर करना है, मतलब आपके अपने मुतालिक, अपने इलाके के मुतालिक, अपनी पसंद नापसंद, अपनी हॉबीज़, अपनी जो है ना मेरिट डीमेरिट्स जितने भी हैं उनके बारे में। और दूसरा जो है, दूसरी डोमेन आपने अपनी एजुकेशनल जो आपकी है बैकग्राउंड और आपका जो जॉब का बैकग्राउंड है उससे चीज़ों को तैयार करना है। तीसरी जो डोमेन जो इंटरव्यू में पूछी जाती है वो होती है मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उसके बारे में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके बारे में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नैब में जा रहे हैं तो नैब के बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे, आप एफआईए में जा रहे हैं तो एफआईए से मुतालिक आपसे क्वेश्चन होंगे, आप अगर कस्टम में जा रहे हैं तो कस्टम में आपसे जो है मुतालिक वो कस्टम के मुतालिक जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 3 डोमेन, एक जिस डोमेन में आप जॉब के लिए जा रहे हैं वो, दूसरा आपकी अपनी प्रीवियस जॉब या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, तीसरा आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड मतलब आपके इलाके से रिलेटेड, आपकी पसंद नापसंद से रिलेटेड। ये इन 3 डोमेन्स में आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने तैयारी कैसे करनी इन 3 डोमेन्स की। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके बारे में पूछ रहे हैं तो आपके बारे में आपको ही पता होगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से पढ़ा है, आप में जो है वीकनेस क्या है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ये पहले से आप अपने माइंड में लिख के ले जाएं। ठीक है, आप लिखें अपने माइंड में इन चीज़ों को जो है वो पोजेस करने की कोशिश करें कि आपके वीकनेस, आपके जो हॉबीज़ क्या हैं। ठीक है, उस हॉबीज से रिलेटेड फिर सारी चीज़ें आपने लिखनी है। कोई आपने गेम लिखी हुई है तो उस गेम के बारे में जो है ना वो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, पहले से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है कि आप कि जो आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने मोटा मोटा जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। और तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस इदारे के बारे में तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफआईए के बारे में जो है वो उसमें अप्लाई किया हुआ है, उसका आपका टेस्ट हो रहा है, या जैसे अभी जो है अप्रेजिंग ऑफिसर का हो रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने जिस इदारे में जाना होता है तो उसकी वेबसाइट ओपन करें, उसके अंदर अबाउट में जाएं और अबाउट के अंदर वहां पे उनका मिशन, उनका विजन, उनका डीजी कौन है, ठीक है, उनकी जो है ना पूरा मतलब वर्किंग किस तरह से होती है, उनकी हिरार्की किस तरह से है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में ऑफिसेज हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एफबीआर की, तो आप एफबीआर के अंदर जो उसका डिफरेंट देखेंगे कि वहाँ प्रिवेंटिव का एक डिपार्टमेंट है, प्रिवेंशन होती है वहाँ पे जो है, क्योंकि मतलब स्मगलिंग की बात हो रही होती है तो वो अलग डिपार्टमेंट है। इसी तरह वैल्यूएशन का अलग एक सिस्टम है। अब समझ लें कि कस्टम एक अलग चीज है, वहां पे कस्टम के अलावा जो दूसरे टैक्सेस हैं वो एक अलग फील्ड है। तो मतलब आप जब एफपीआर के बारे में जाके पढ़ेंगे उनकी वेबसाइट से तो आपको वहां पे अंदाजा हो जाएगा कि कस्टम क्या है और उसका जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है, फिर कस्टम के अंदर जो डिफरेंट उनकी हिरार्की है वो किस तरह से है। आप वेबसाइट ओपन करेंगे, अबाउट में जाएंगे, वहां पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कस्टम के बारे में। फिर आपने क्या करना है, इन सारों को पढ़ लेना है, उनका मिशन, उनका विजन, ठीक है, कस्टम के रिलेटेड उन्होंने कितनी सालाना कितनी कलेक्शन करता है, कस्टम के अंदर मसाइल कौन से आ रहे हैं, कस्टम को बेहतर, कस्टम के डिपार्टमेंट को बेहतर कैसे किया जा सकता है, या जिस जॉब में आप जा रहे हैं उस जॉब के अंदर जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। वो जॉब मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर है तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करता है, कहीं से पढ़ें कि वैल्यूएशन जो ऑफिसर है उसका काम क्या होता है। फिर ये देखें कि वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए कौन सा जो है बंदे के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप अपने अंदर जब क्वालिटीज बता रहे हो तो आप वो वाली बतानी है जो वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए चाहिए होती हैं। कि अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि अच्छा बताएं कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर जो है या अप्रेजल ऑफिसर क्यों मतलब इस जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आप उसमें कहें कि यार मैं विजिलेंट हूँ, ठीक है, मैं जो है ना मेरी मैथ अच्छी है, मैं कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरे लिए ये जॉब जो है अच्छी हो सकती है। मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर की देख लें कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं और वो अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर ढूंढने के आपके अंदर वो क्वालिटीज कौन सी अच्छी हैं। अब उन 4-5 क्वालिटीज को अपने माइंड में रख लें कि ये 4-5 क्वालिटीज हैं। जब आपसे क्वेश्चन होगा आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बताएं कि मेरे अंदर ये 4 क्वालिटीज हैं जो कि अच्छी हैं और ये 4 क्वालिटीज वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए भी चाहिए होती हैं, लिहाजा ये जॉब जो है वो मेरे लिए बड़ी सूटेबल है, मैं इस वजह से इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने जरूर ढूंढनी है, ठीक है, उस जॉब के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर उन क्वालिटीज के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है। वो क्यों पढ़ लेना है वो फिर मैं आगे जब अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इस वजह से जो है जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद हर एक जो इदारा है वो किसी लॉ के तहत ऑपरेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर नैब है तो नैब का एक ऑर्डिनेंस है जो 1999 का, तो उस ऑर्डिनेंस को पढ़ना होता है,
ठीक है, उसके अंदर जितने भी, उसको डीपली ना पढ़ें, उसके मोस्टली सेक्शन देख लें। उस सेक्शन के अंदर सारा कुछ डिफाइन होता है, डिफरेंट एक डेफिनेशन का पूरा चैप्टर होता है, आपने वो तैयार करना होता है। इसी तरह आप कस्टम का, जैसे आप वैल्यूएशन ऑफिसर का आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपका जो पहला या दूसरा चैप्टर है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, क्योंकि नैब एक्ट 1969 सॉरी कस्टम एक्ट 1969 जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशन का एक चैप्टर है, वो चैप्टर आपने रट लेना है, उन डेफिनेशंस को तैयार करना है कि डेफिनेशंस कौन कौन सी। फॉर एग्जांपल नैब की जैसे एक ऑर्डिनेंस था, उसके अंदर एसेट की डेफिनेशन थी, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की एक डेफिनेशन थी, उसके अंदर करप्शन की डेफिनेशन थी। इसी तरह जब आप कस्टम का एक एक्ट पढ़े होंगे 1969 का, उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं, उसकी डेफिनेशंस हैं, आपने वो तैयार करनी है। और बाकी जितने चैप्टर्स हैं उनको मोटा मोटा देख लेना है, उस एक्ट को देख लेना है। इसीलिए जब आप FIA की तैयारी कर रहे हो तो FIA का एक्ट आपने देख लेना है। तो जब भी आप जॉब से रिलेटेड आपने जब तैयारी करनी होती है, वो क्या होती है, आपने एक उनका एक्ट तैयार करना होता है। जैसे FIA का एक्ट 1974 है, कस्टम का 1969 है, नैब का 1999 है। तो इस तरह हर एक इदारे का अपना एक एक्ट होता है, एक लॉ होता है, आपने वो पढ़ लेना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनके बारे में पढ़ लेना है। और करंटली आपने सर्च करना है गूगल पे, उस इदारे के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई होती हैं सालाना, अक्सर इदारों की सालाना रिपोर्ट्स आई होती हैं, तो उनको आपने जरा स्टडी करना है, उनमें से मेन पॉइंट्स आपने निकाल लेने हैं। और उन इदारों से मुतालिक जो करंट न्यूज़ में जो बात चल रही होती है, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो आर्टिकल लिखे हुए आ रहे थे उनको थोड़ा पढ़ लेंगे, तो डिपार्टमेंट के बारे में आपकी अच्छी खासी जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो ये 3 डोमेन्स आपकी इस तरह से कवर हो जाएंगी। तो ये मेन जो है तरीकाकार है उसको तैयार करने का। अब एक और डोमेन भी होती है, उसमें क्या होता है कि आपसे इस्लामियात और पाक स्टडी के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर नहीं भी पूछे जाते, लेकिन आपने तैयारी करनी होती है। तो पाक स्टडी और इस्लामियात जो होता है वो इस तरह से नहीं होता कि आपसे कोई एग्जैक्ट कोई डेट पूछ ली जाए कि फॉर एग्जांपल ये बताया जाए कि अच्छा बताएं कि फतेह मक्का कब हुआ था, या जंग ओहद जो है, ग़ज़वा ओहद वो कहाँ कब हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन का अब जो है ना ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो अक्सर ये पूछते हैं अच्छा बताएं ग़ज़वा बदर क्यों हुआ था, उसके पीछे वजूहात क्या थी, अच्छा ग़ज़वा हुनैन क्यों हुआ था, उसके अंदर क्या वाकयात हुए थे। ये भी पूछा जा सकेगा अच्छा बताएं कि मिराज पे जब आप सल्लम गए तो उनको 3 जो है वो कौन से गिफ्ट मिले थे। तो इस तरह का मतलब आपको मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी बुक उठा लें, 1 लाइनर जो है इस्लामियात का, वो आप याद कर लें, तो आपकी इस्लामियात की इस तरह से तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान अफेयर की है वो आपने तकरीबन कवर करना होता है 1857 से लेके अप टिल नाउ, ठीक है। उसमें जितने भी वाकयात हुए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, वो आपने तैयार करने हैं। उसके लिए मैं वीडियो के अंदर ही एक लिंक आपको डाल दूंगा। उस लिंक के अंदर हर मतलब जो पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया। आपने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि आपको हर वाक़े के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल होनी चाहिए। बाकी आपने 1947 के बाद हर साल में जो अहम इवेंट हुए हैं उनका पढ़ लेना। जैसे आपने देखना है कि 1947 में पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है, 1948 में क्या हुआ है, UN की रेजोल्यूशन पास हुई है, 1948 में आप कह सकते हो कि स्टेट बैंक जो है उसकी बुनियाद रखी गई, 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, 1950 में जो है वो टॉक्स हुए, लियाकत नेहरू टॉक्स हुए। तो इस तरह हर साल का जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपने एक एक दो याद कर लेने हैं। वो अक्सर ये पूछ लेते हैं अच्छा बताएं 1978 में क्या हुआ था, कोई बड़ा इवेंट बताएं, अच्छा बताएं 1963 में क्या हुआ था, इस तरह पूछ लेते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से भी, इस एंगल से भी तैयार कर लेना है। पाकिस्तान की जो पहली काबीना बनी थी वो क्या कौन थी, पहले 5 वज़ीर आज़म कौन थे, पहले 5 सदूर कौन से थे। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी इसको कवर कर लेनी है। इसके लिए मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वो सुन लेंगे तो आपका पाकिस्तान अफेयर जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये सारा जो था एक पूरा प्रोसेस था कि आपने किस तरह से अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब आते हैं कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ है उनमें से 1-2 इंटरव्यू हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जो मुझे याद हैं तो मैं बता देता हूं। तो मेरा इंटरव्यू जो करंटली हुआ था वो हुआ था, सेकंड लास्ट बता देता हूं, प्रिवेंटिव ऑफिसर का। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग गए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस। वहाँ पे इनके वेटिंग रूम बहुत अच्छे होते हैं, आप बैठे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है। उसमें ये होता है कि आपके पास अटेंडेंस शीट होती है, वो फिल करवाते हैं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक एक बंदे को कॉल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आपका होना होता है इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटर होते हैं, जैसे इंटर होते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा माहौल होता है, बिल्कुल पुरसकून सा माहौल होता है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती। तो 3 लोग बैठे होते हैं मेंबर, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक बंदा चेयर कर रहा होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, साथ में एक और मेंबर होता है और साथ में डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है।
तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी, जैसे मेरा नाम फ़हीम है, तो जी फ़हीम कैसे हैं, ठीक हैं आप, चलें बैठें। अक्सर जो 17 ग्रेड के होते हैं वो होते हैं मिक्स होते हैं इंग्लिश और उर्दू, लेकिन 16 के जो होते हैं 16 ग्रेड के वो उर्दू में ही होते हैं इंटरव्यूज जो होते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है, अच्छा आप फ़हीम हैं, अच्छा आपने आपका फॉर एग्जाम्पल स्टडी बैकग्राउंड ये है, अच्छा सबसे पहले अक्सर वो इलाके से शुरू हो जाते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पूछते हैं उस इलाके के बारे में, फिर वही क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर साथ में जो दूसरा मेंबर बैठा होता है वो फिर आपकी फील्ड के बारे में पूछता है, ठीक है, आपसे करंट अफेयर से, पाकिस्तान अफेयर और जो है इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछता है, और मतलब जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब मेरा क्योंकि प्रिवेंटिव का था तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा, जी फ़हीम आप 2014 में आपने जो है वो डिग्री नहीं, हाँ 2014 में आपने डिग्री की, क्योंकि मेरा जो है इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो मुझसे ये पूछा कि अच्छा ये बताएं कि आप जो इंजीनियर्स है वो डिफरेंट फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, अपनी फील्ड में अप्लाई नहीं कर रहे, क्या पाकिस्तान को इंजीनियर्स की जरूरत नहीं रही। मुझसे ये पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो इसके ऊपर मैंने मतलब थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दिया कि सैचुरेशन हो चुकी है और इस तरह मतलब मैंने उनके ऊपर उसको रिप्लाई दिया, ठीक है। मतलब मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि क्या इंजीनियर्स की ज़रूरत जो है वो नहीं, मतलब पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर उसने मुझे काफ़ी टाइम दिया कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करता रहा। प्रिवेंटिव ऑफिसर का ये मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि अच्छा आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, मतलब बैचलर में, उसके फ़ौरन बाद आपने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन की, कोई आपने मास्टर क्यों किया, ठीक है। तो मैंने उसको चीज़ें बताई। फिर उसने कहा कि अच्छा आपने जो है ना 1 साल आपने 2 साल आपने लेक्चरशिप की है, तो वो कहाँ से की है, तो मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया। फिर वो मुझसे उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता रहा कि उस यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये चीज़ें वो सारी वो मुझसे पूछता रहा, मतलब जर्नल रहा वो मुझसे, ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो दूसरे बंदा जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव था उसके पास, उससे कहा कि हाँ जी आप पूछें। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने मास्टर किस फील्ड में किया है। तो मैंने उससे बताया कि मैंने जो है वायरलेस कम्युनिकेशन का साइड था। तो उसने मुझे इससे पूछा, अच्छा बताएं ये जीएसएम क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो स्मगलिंग है मोबाइलों की, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि मोबाइल स्मगल होते हैं। बीइंग एन इंजीनियर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि इसको रोका जा सके मोबाइलों की स्मगलिंग को, ठीक है। फिर उसने मुझसे ये पूछा कि अच्छा ये जो ईएमआई नंबर होता है ये क्या होता है, इसकी मदद से कैसे हम मोबाइलों की स्मगलिंग को रोक सकते हैं। और फिर ये पूछा कि क्या मोबाइलों की स्मगलिंग, जैसे अभी जो है मोबाइलों की स्मगलिंग, मतलब ईएमआई नंबर से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, सॉरी ये क्या होता है पीटीए से। तो वो कहता है इसके अंदर कोई और लूप होल है, मतलब अभी भी क्या इस स्मगलिंग को, मतलब क्योंकि ईएमआई को जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो जो स्मगल्ड मोबाइल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके अंदर और कौन सा लूप होल है। तो मैंने उनको बताया था कि इस तरह, क्योंकि लोग जो है वो वायरलेस डिवाइसेस उन्होंने रखी होती हैं, वो सिम उसके ऊपर चलाते ही नहीं है, व्हाट्सएप वगैरह या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जितने भी स्मगल्ड मोबाइल होते हैं उनके ऊपर चल रही होती हैं। तो मतलब ये मैंने जो उनके ऊपर जवाब दिया था उनको, बल्कि मुझे जहाँ तक याद है तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ें जो है वो पूछी थी। फिर मुझसे ये पूछा, अच्छा बताएं पाकिस्तान से कौन सी चीज़ें बाहर स्मगल होकर जाती हैं और बाहर से कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो पाकिस्तान में जो है वो स्मगल हो सकती हैं। फिर ये पूछा कि अच्छा ये बताएं कि अगर आपने स्मगलिंग करनी हो तो आप कैसे करेंगे, मतलब कौन से मेथड हैं जिनसे स्मगलिंग जो है वो हो सकती है। इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन है ये मुझसे डिपार्टमेंट का बंदा पूछता रहा है। फिर उन्होंने मुझे दूसरे बंदे के पास भेज दिया। तो दूसरे बंदे ने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया कि अच्छा बताएं कि प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो है क्वालिटीज कौन सी होती हैं। तो मैं उनको गिनवाता रहा। मैंने कहा विजिलेंट होना चाहिए, उसको जो है ना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसको सोशल जीनियस होना चाहिए। फिर मुझसे पूछा कि सोशल जीनियस क्या होता है, मतलब जो भी आप लफ्ज बोलते हैं उसके बारे में वो डिटेल पूछ लेते हैं फिर आपसे। फिर मैंने कहा कि अच्छा ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। कहते हैं अच्छा बताएं कि गेट के बाहर जो बैरियर लगा है उसका कलर क्या है। अच्छा बताएं जो उसके ऊपर शेड लगा हुआ है उसका कलर क्या है। अच्छा बताएं जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसका कलर क्या है। अच्छा बताएं जिन सीढ़ियों आप चढ़ के आए हैं वो सीढ़ियाँ कितनी हैं। ये बताएं 5000 वाले नोट के पीछे क्या बना हुआ है, 500 वाले के पीछे क्या बना हुआ है, ठीक है, 50 वाले के पीछे क्या बना हुआ है, 10 वाले के पीछे क्या बना हुआ है। तो उन्होंने मुझसे फिर ऑब्जर्वर के ऊपर वो फंस गए हैं कि अच्छा बताएं इनके ऊपर क्या बना हुआ है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो है ना वो मेरा जो इंटरव्यू था वो घूमता रहा है। तो इस तरह मेरा जो है प्रिवेंटिव का जो था वो इंटरव्यू कुछ इस तरह से हुआ था। उसके बाद मेरा नैब का जो इंटरव्यू हुआ था बड़ा अच्छा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी उसका जो है रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, आप लोग दुआ कीजिएगा
कि अल्लाह करे उसमें जो है एलोकेशन हो जाए। चलें, इंटरव्यू में सबसे पहले मैं गया हूँ, जब एडी नैब का मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा है जी आप फ़हीम है? मैंने कहा जी बिल्कुल फ़हीम, हाउ आर यू? मैंने कहा जी मैं अच्छा हूँ, गुड हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप जो है ना 1 साल आपने जॉब की है, फिर आपने एमएस किया, एमएस के बाद आप क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने कहा कि सर मैं 1 पेपर की जो है वो तैयारी कर रहा था। कहते हैं सीएसएस क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर 19 में दिया था, उसके बाद जो है वो मैंने फोकस जो है वो 1 पेपर पे रखा, इस वजह से नहीं दिया। तो फिर क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप अपने आप को किस तरह अपडेट रखते हैं? तो मैंने कहा कि मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ। फिर अच्छा कहा कि अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अच्छा ये बताएं कि आजकल कौन से ज़्यादा जो इवेंट्स चल रहे हैं दुनिया के अंदर, जो है करंट इवेंट्स कौन से चल रहे हैं? तो फिर मैंने बताया कि यूक्रेन वार, रशिया यूक्रेन वार चल रही है, इराक अपराइज चल रहा है, श्रीलंका के अंदर कोई इशूज़ चल रहे हैं, ठीक है, एससीओ की मीटिंग अभी हुई थी तो मैंने वो बताई है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मीटिंग्स हो रही हैं वो बताई हैं। तो फिर मुझसे पूछता है अच्छा एससीओ जो है वो कब बनी थी, उसका क्या पर्पस क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अच्छा एससीओ जो है वो कौन से शहर में हुई है, ठीक है। और अच्छा ये एससीओ के बारे में पूछा। फिर पूछा अच्छा जो यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग्स चल रही हैं उसका मेन एजेंडा इस दफ़ा क्या है? मैंने इन्वायरमेंट का बता दिया था, इन्वायरमेंट ही था। अच्छा फिर उसके बाद मुझसे पूछा अच्छा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? तो मैंने कहा मैं सोशल वर्क करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या सोशल वर्क करते हैं आप? तो मैंने उनको बताया कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो सोशल वर्क करती है हदफ नाम के साथ ना, हदफ मतलब हाउस सॉरी हेल्थ एंड डॉरी फाउंडेशन ना। तो उसके तहत हम गरीबों की जो है ना इस डोमेन के अंदर हेल्प करते हैं। तो वो कहता है हदफ जो उर्दू वाला होता है उसका मतलब क्या होता है हदफ? मैंने कहा सॉरी सर हदफ, मैंने फिर बताया। वो कहता है नहीं हदफ उर्दू वाले का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा सर टारगेट। तो कहता है ठीक है, कहता है हतफ भी एक चीज़ होती है। तो फिर मैंने बताया हाँ जी वो एक मिसाइल होता है। तो कहता है ठीक है। फिर उसने मुझे दूसरे बंदे के बाद भेजे जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव था नैब का, तो वो आ गया हो। तो उसने मुझसे सबसे पहला जो क्वेश्चन किया वो कहता है कि अच्छा बताएं कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे डगमगाया लेकिन फिर मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी के लिए डिपार्टमेंट्स कौन से हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल जो इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे नैब है, ये भी है क्योंकि करप्शन देख रहा है तो अकाउंटेबिलिटी भी हो गया, एंटी करप्शन हैं, ठीक है। बाकी उसने मतलब मुझसे ये पूछा अच्छा और क्या मतलब अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का क्या काम होता है? फिर मुझसे पूछता है अच्छा नैब ऑर्डिनेंस पढ़ा है? मैंने कहा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा लेकिन नैब की मैंने जितनी भी वर्किंग है वो मैंने पढ़ रखी है। तो वो फिर कहता है अच्छा बताओ नैब की जो है ना फंक्शंस क्या होते हैं? तो फिर मैं क्योंकि मैंने नैब की रिपोर्ट पढ़ी हुई थी पूरी, तो मैंने उनको फंक्शन बता दिए कि नैब जो है पहले उसके अंदर जो है कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल के अंदर एक एप्लीकेशन आती है, फिर वहाँ से इंक्वायरी के लिए जाती है, इंक्वायरी के अगले स्टेप इन्वेस्टिगेशन है। मतलब मैं एक जनरल से एक बता रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है? बताने का मकसद ये है कि जो भी लफ्ज आप इंटरव्यू में बोलते हैं उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। तो उनको मैंने ये बताया। उसके अलावा उन्होंने पूछा अच्छा बताएं नैब का और क्या फंक्शंस होते हैं? तो फिर मैंने कहा कि प्रिवेंशन भी एक नैब का फंक्शन है, अवेयरनेस भी नैब का फंक्शन है। तो मुझसे पूछना शुरू हो गया कि नैब अवेयरनेस किस तरह फैला रही है या प्रिवेंशन जो है करप्शन के अगेंस्ट वो किस तरह नैब करती है। फिर उन्होंने बताया कि नैब का जो डीजी है वो कौन है, डीजी कौन अपॉइंट हो सकता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह डीजी अपॉइंट होता है, और नैब की जो तरमीम हुई है वो क्या है, ठीक है। इस तरह वो डिटेल में मुझसे उन्होंने ये पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने तीसरे बंदे को रेफर कर दिया। तो तीसरे बंदे ने फिर मुझसे ये पूछा कि अच्छा आप अल्लू अली मतलब मेरे गांव का नाम पूछा, आप वहां से हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं वहां से हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपके गांव के साथ 3 प्लांट्स लगे हुए हैं, 4 प्लांट्स, उनके नाम पता है आपको? मैंने बता दिया कि C1 C2, क्योंकि हमारे गाँव के साथ एटमी पावर प्लांट है 4, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा उसकी जनरेशन कितनी है, उसके अंदर काम वो कैसे करते हैं, और यहाँ के अलावा पाकिस्तान में इस तरह के प्लांट्स और कहाँ पे हैं, ठीक है। आपकी यूनियन काउंसिल कितनी है, आपकी तहसील कितनी है, चश्मा जो बिराज है उसका फंक्शंस क्या है, ठीक है। जब बिराज की बात हुई तो उसने कहा कि अच्छा कुछ 4-5 और बिराजों के नाम बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है तीसरे बंदे ने मुझसे पूछी। तो ये मेरा नैब का इंटरव्यू था। इसी तरह बाकी भी जितने इंटरव्यू हैं उनका सेम पैटर्न जो था वो इसी तरह का, मुकम्मल इसी तरह का पैटर्न था। तो ये सारा जो था वो मेरा इंटरव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको इंटरव्यू की डोमेन भी बताई। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख रहा हूँ, किसी को भी कोई किसी भी तरह की डिटेल चाहिए हो
तो वो मुझसे फिर कांटेक्ट भी कर ले। जितना भी हो सका मैं उन लोगों को फिर गाइड भी कर दूंगा कि आपने, क्योंकि मुख्तलिफ माइंड में आप लोगों के मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसको किस तरह आंसर करना है, तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। मैं हर वक्त आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ। बस आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को उसमें भी गाइड कर दूंगा। लेकिन होपफुली अगर आप इस चीज़ों को ज़रा डिटेल में देखें तो मैं कुछ लिंक्स आपके शेयर कर दूंगा, तो उन लिंक्स को आपने लाजमी देख लेना है कि मतलब उस लिंक्स के अंदर जो है ना डिफरेंट चीज़ें होंगी, मतलब डिफरेंट जो है ऑर्डिनेंस होंगे, डिफरेंट लॉज होंगे मुख्तलिफ सीटों के लिए, और डिफरेंट जो है ना पाकिस्तान अफेयर का कुछ सोर्सेज होंगे जो मैं इस वीडियो के लिंक में नीचे डाल दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपका जो है बड़े काम आएगी। बाकी एक वीडियो मैंने की हुई है कि इस तरह के जो टेस्ट हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे इन टेस्ट को क्रैक किया जा सकता है, उस वीडियो का मैं अपना लिंक भी जो है